नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर आपको मिलने वाला है सिर्फ 10 से 15 मिनट में दुनिया भर में होने वाले सारे इवेंट्स का एनालिसिस। और यहाँ पर हम कवर करेंगे सिर्फ ऐसे टॉपिक्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं, विच मीन्स विल डिस्कस ऐसे इवेंट्स को जो आपके इनकम को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, सैलरीज और खर्चों को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इम्पैक्ट कर रहे हैं या फिर नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रहे हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है रुपया। जो भी हम कमा रहे हैं वो रुपए में है, और अगर जो भी सारे एसेट्स हम ओन करते हैं वो रुपए में है, तो हमें जरूर इस आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए और जो चीजें हो रही हैं हमें उसके बारे में समझ होनी चाहिए। रुपया यहाँ पर नए लो पर आ चुका है अगेंस्ट यूएस, और इसका रीजन बताया जा रहा है कि रुपया का कमजोर होने का जो रीजन है वो है यूएस के जो वीजा नॉर्म्स आए हैं नए, वो जो H1B से रिलेटेड है। तो इंडिया से काफी सारे लोग, लाखों लोग मैं कहूंगा, H1B वीजा अप्लाई करके यूएस में काम करने जाते हैं। और इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भी मिलते हैं। मतलब जब कोई बाहर विदेश से घर पैसा भेजता है फॉरेन करेंसी में, ठीक है, अपने घर वालों के लिए, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो इंडिया को इससे फायदा ये होता है कि जो डॉलर हम पे करते हैं ऑयल वगैरह के लिए, जो बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा ऑयल वगैरह का, वो डॉलर हमें रेमिटेंसेस के थ्रू भी मिल जाता है। तो रुपया यहाँ पे फ्रेश लो पर आ चुका है ऑफ 88.75 अगेंस्ट डॉलर ट्यूसडे को, और ये ड्रैग हुआ है बाय H1B वीजा फीस में जो हाइक आया है उससे, क्योंकि थ्रेटन करता है इंडिया के आईटी सेक्टर के मार्जिन को और रेमिटेंस इनफ्लोस को। तो जो डीलर हैं करेंसी के, उनको उनका ये कहना है कि जो मूव है ये कंपाउंड कर रहा है फ्रेजाइल सेंटिमेंट, एंड यहाँ पे ट्रेड आउटलुक भी अभी दिख रहा है कि सस्टेन प्रेशर में है, क्योंकि यूएस की तरफ से अभी भी टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, टैरिफ्स तो घटे नहीं हैं। और टैरिफ्स घटने की बातचीत भी होती है, तो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं मैं कहूँगा, या फिर जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं गवर्नमेंट में, उनका कहना है कि नवंबर तक हो सकता है। तो विच मीन्स हमारे पास अभी 2 से 2 महीने एटलीस्ट यहाँ पर और हैं। तो करेंसी क्लोज हुई 88.31 पर डॉलर पर प्रीवियस डे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑफलोड किए हैं इक्विटी वर्थ 3,551 करोड़ ट्यूसडे को, एंड ओवर पास्ट 2 डेज अगर आप देखोगे तो करीब 5,500 के शेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी स्क्वीज हो चुका है 50% से, 50% टैरिफ से हमारे शिपमेंट्स पर टू यूएस। और यहाँ पे हमारी इंडियन गुड्स जो है 30 से 35% इसलिए महंगी भी हो गई है, क्योंकि 50% का तो टैरिफ ही लग गया है इन पे। यूरोप का अगर आप देखें तो यूरोप स्लो डाउन है, इसने नैरो कर दिया है डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस को। एंड जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि रुपये तो वीक है, एंड यूजुअली ये हमें ज़्यादा कंपेटिटिव बनाती है अगर रुपया कमज़ोर होता है तो, लेकिन टैरिफ के जो बैरियर्स हैं, जो 50% टैरिफ है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। तो एक्सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे ग्रो कैसे करें ये हमें सोचना होगा। अगर हम गेन भी कर रहे हैं 2 से 3% एज वीजा वी आर कंपेटिटर्स, तो ये हमें ज़्यादा मदद नहीं करने वाला है। हमें एक बड़ा एडवांटेज चाहिए कॉस्ट का हमारे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए अगर रुपया इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगा। हम चाहते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आए करेंसी में, तभी अच्छी तरीके से काम हो सकता है। गोल्ड भी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लाइफ हाई पर चल रहा है, सिल्वर भी लाइफ हाई पर चल रहा है, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर्स को तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा। ज़्यादातर वैसे जितने गोल्ड सिल्वर वाले इन्वेस्टर्स हैं, शेयर्स भी वो खरीद करके रखते हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिनका भी होगा वो हर जगह कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, रुपये कहाँ रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, कौन से सेक्टर्स का फायदा होगा और कौन से सेक्टर्स का नुकसान होगा। तो जो कमा रहा है डॉलर्स में उसका फायदा होगा, जो डॉलर्स में खर्चा कर रहा है उसी का आपको यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो कैलकुलेट कीजिए जिस सेक्टर पे आप बहुत बुलिश हैं अगर कि, तो उस पर अभी क्या फर्क पड़ सकता है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा, डेटा सेंटर्स के बारे में बात करता हूं कि सेक्टर बड़ा ही बुलिश है। बहुत सारे एनालिस्ट ने ये कह दिया ऑलरेडी कि बहुत ही बुलिश सेक्टर है ये, आगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इंडिया में तो अभी कुछ भी नहीं आई है, बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे इंडिया में आना बाकी है। तो ब्लैकस्टोन, ठीक है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है ये, प्राइवेट इक्विटी, और इन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं और डेटा सेंटर डेवलप करने वाले हैं एमएमआर में। तो ब्लैकस्टोन जो है न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है ये, और यहाँ पे इनका कहना है कि इन्वेस्ट करेगी 5,000 करोड़ और 60 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाएगी यहाँ पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में थ्रू लुमिना क्लाउड इंफ्रा, जो कंपनी का डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म है इंडिया में। तो लुमिना क्लाउड इंफ्रा ने खरीदे हैं करीब 3.8 एकर्स चांदीवली में, एंड ये ट्रांजैक्शन जो है रजिस्टर किया गया है 19 सितंबर को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50,000 करोड़, ठीक है, जो इनका डीसी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इट विल बी अराउंड
550,000 करोड़ डेटा सेंटर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। और ब्लैकस्टोन जो है लार्जेस्ट ओनर है और डेटा सेंटर प्रोवाइडर है। इनका डेटा सेंटर पोर्टफोलियो ही $100 बिलियन का है। 100 बिलियन है ये, ठीक है। ब्लैकस्टोन एंड लुमिना क्लाउड इंफ्रा, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस पर कमेंट करने से, लेकिन जो लुमिना क्लाउड इंफ्रा है एक नेशनल डेटा सेंटर प्लेयर है ये। इनका प्रेजेंस अक्रॉस 3 इंडियन मेजर सिटीज में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो कैपेसिटी भी है इनकी हैंडल करने के लिए कॉम्प्लेक्स डीसी रिक्वायरमेंट्स और हाइपरस्केलर्स की, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, एडवांस डिजाइन, बहुत ही बढ़िया है। तो फर्म के पास ऑलरेडी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स हैं 2 साइट्स पे। 180 मेगावाट की कैपेसिटी है जो अभी अंडरवे चल रही है, और 30 मेगावाट तो ऑलरेडी ये बिल्ड कर चुके हैं। इनके 2 साइट्स भी हैं सदर्न इंडिया में, जहाँ पे 250 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी अभी कंस्ट्रक्शन में है। 120 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो बिल्ट है ओवरऑल, एंड मोर देन 600 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी जो है वो अंडरवे है। तो एडिशनली ब्लैकस्टोन इमर्ज होकर आया है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया, जहाँ पे एसेट्स इनके कितने हैं, $50 बिलियन से ज़्यादा हैं सिंस इट्स इंसेप्शन। तो काफ़ी लंबा व्यू है इनका इंडिया पर, और डेटा सेंटर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये बुलिश हैं। तो ये बेवकूफ़ नहीं है, मैं आपको बता दूं डेटा सेंटर्स में सही में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया बूम तो आ ही रहा है, इसमें डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ रही है ऑलरेडी। अब जितना क्लाउड अडॉप्शन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अडॉप्शन होगा, 5G जितना ज़्यादा अडॉप्ट होगा और जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन होगा, उतने ही ज़्यादा डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये ऐसा काम है, और इंडिया का जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है उसने विटनेस किया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2019 से 2024 के बीच में अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया है हमने 139% इंक्रीज कैपेसिटी में। 19 से 24 5 साल में 140% की कैपेसिटी बढ़ गई है हमारी। 590 मेगावाट से 1.4 गीगावाट हो चुका है। एंड एनारॉक कैपिटल का कहना है कि अभी हमारे पास $6.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है प्राइवेट इक्विटी के थ्रू, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, जहाँ पे मुंबई में अगर आप देखोगे सिर्फ तो 49% इंक्रीज आया है इन्वेस्टमेंट्स में। तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं डेटा सेंटर के ऑपरेशंस में, डेटा सेंटर के बिजनेस में। तो इसको स्किप नहीं करना है हमें, इस पर जरूर ध्यान रखना है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में। जैसे ही टैरिफ एप्लीकेबल हुए हमारे पे 50% वाले, सबने ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया और कम कर दिया कि इंडिया इस साल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। हालांकि पॉजिटिव रहेगा, बट ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं इसका ज़रूर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ट्यूसडे को रेज किया है इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट, और कहा है कि 40 बेसिस पॉइंट का हमें लग रहा है कि ग्रोथ फोरकास्ट और ज़्यादा आ सकता है। तो अभी तक सारे ग्रोथ फोरकास्ट जो इंडिया के लिए आए थे टैरिफ के बाद, सारे नेगेटिव हो गए थे, ठीक है। बेटर था, काफ़ी बुलिश था, और उससे थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमिज्म फिर से आती हुई नजर आ रही है, और 40 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ नजर आ रहा है। इनका कहना है जो मॉनेटरी और फिस्कल ईजिंग है, जीएसटी कट है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी मदद करने वाली हैं। एंड ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने रिटेन किया है FY26 का ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के लिए, और ये रहने वाला है 6.5% S&P के अकॉर्डिंग। तो इनका कहना है मानसून सीजन फेवरेबल रहा, जीएसटी कट रहा, इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट ने काफी किया है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी आएगा कंजम्पशन पे। तो हायर टैरिफ रेट्स जो होंगे वो एक्सपोर्ट सेक्टर को तंग करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी जो है ना हमारे इकोनॉमी की और हमारे देश की, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। ये लेस देन ऑप्टिमिस्टिक था ये। अगर आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में, क्या हम लोग ऑप्टिमिस्टिक थे? नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म वापस आते हुए नजर आ रहा है, वापस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हुए नजर आए, क्यों? अच्छा, एक्सपोर्ट्स पे 50% का टैरिफ लग गया, फिर भी एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। चाइना पर भी जब टैरिफ लगा था बाइडेन के जाने से पहले, और ट्रंप आने ही वाले थे, उससे पहले भी चाइना ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए थे यूएस को। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने 1 साल का जो भी सामान हो सकता है, डिमांड हो सकता है, सारा आपने पहले भिजवा दिया ताकि टैरिफ्स ना लगे उस पर। तो यही चीज़ इंडिया में भी देखने को मिली, इसीलिए एक्सपोर्ट का ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला है पिछले 3 महीने का। और उसका रीज़न यही है कि इंडिया ने, एक्सपोर्टर्स ने पहले ही अपने जितने भी इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे फुलफिल किया, और पहले ही सामान वहाँ पहुँचा दिया, इससे पहले कि टैरिफ्स एप्लीकेबल हो जाएं। तो ये रीज़न है एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का। हालांकि जो रियल डेटा है वो हमें कुछ जो नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर्स हैं वहीं पर देखकर समझ में आएगा कि एक्सपोर्ट किस तरीके से हिट हुआ है, स्पेसिफिकली टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। Thanks.